जी होप सो मेरी वॉइस क्लियर होगी। 2 मिनट वेट करते हैं, बाकी स्टूडेंट्स का अगर आते हैं तो ठीक है, अदरवाइज स्टार्ट करते हैं। जी वेलकम बैक। मुझे नहीं लगता कि बाकी और कोई आने वाला है, तो इसलिए स्टार्ट करते हैं। जो जैसे आएगा ज्वाइन करता रहेगा। जी कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया पीपीसी की टाइप्स। एड्स की टाइप कितनी थी? 3 टाइप्स थी: स्पॉन्सर प्रोडक्ट एड, स्पॉन्सर ब्रांड एड, स्पॉन्सर डिस्प्ले एड। देन मैंने आप लोगों को पढ़ाया बिल्डिंग की 2 टाइप्स पढ़ाई, कैंपेन की टाइप्स पढ़ाई, ऑटोमेटिक मैनुअल। फिर ऑटोमेटिक की 2 थी, कीवर्ड टारगेटिंग, प्रोडक्ट टारगेटिंग। सिमिलरली मैनुअल की 2 थी, मैनुअल प्रोडक्ट टारगेटिंग, मैनुअल कीवर्ड टारगेटिंग। ऑटोमेटिक में सारा काम अमेजोन करता है, मैनुअल में सारा काम हमें खुद करना पड़ता है। अगर मैंने ऑटोमेटिक कीवर्ड टारगेटिंग की है तो सारे कीवर्ड्स अमेजोन खुद ब खुद पिक कर लेगा। अगर मैंने ऑटोमेटिक प्रोडक्ट टारगेटिंग किया तो अमेजोन खुद ब खुद प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेगा। मैनुअल में मुझे कीवर्ड भी खुद सेलेक्ट करने पड़ेंगे और प्रोडक्ट भी खुद सेलेक्ट करने पड़ेंगे। टारगेटिंग पड़ी, उसके बाद सर्च टर्म और कीवर्ड का डिफरेंस मैंने बताया, डायनेमिक बिडिंग की टाइप्स बताई, एडजस्ट बिड्स बाय प्लेसमेंट बताया कि हमारी जो ऐड की लोकेशन होती है वो बिड की प्राइस पे डिपेंड करती है, उसके अकॉर्डिंग हमारी प्लेस डिसाइड होती है कि हमारा ऐड कहाँ पे शो होगा। देन मैंने आप लोगों को कीवर्ड मैच टाइप्स पढ़ाई। देन हम लोगों ने कीवर्ड मैच टाइप पढ़ी। कीवर्ड मैच टाइप में 3 टाइप्स थी: ब्रॉड, फ्रेज, एग्जैक्ट। ये हम लोगों ने पढ़ी, ब्रॉड, फ्रेज, एग्जैक्ट। यहाँ तक सब लोगों का क्लियर है? जी ठीक है। नेक्स्ट आज हम स्टार्ट करेंगे नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग। नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग क्या होता है? देखिए कल मैंने आप लोगों को कुछ मेथड्स बताए थे, एक टेक्निक बताई थी कि अगर मैंने कीवर्ड टारगेटिंग करनी है तो मैं पहले ब्रॉड सेलेक्ट करूँगा, फिर फ्रेज सेलेक्ट करूँगा, देन एग्जैक्ट पे आऊँगा। जब मैं ब्रॉड से फ्रेज में शिफ्ट करूँगा, पहले ब्रॉड मैंने सेलेक्ट की थी, फिर मैंने फ्रेज सेलेक्ट करनी है, तो इनके दरमियान मुझे एक डिफरेंस फील होगा। वो फील क्या होगा? ब्रॉड में मेरे पास कीवर्ड ज़्यादा सारे होंगे, उन ज़्यादा सारे कीवर्ड्स में से कुछ ऐसे कीवर्ड्स होंगे जिन पे मुझे ज़्यादा सेल्स मिल रही होंगी, कुछ ऐसे कीवर्ड्स होंगे जिन पे मुझे सेल्स ही नहीं मिल रही होंगी। मैं फ्रेज में आ जाऊंगा। फ्रेज से देन मैं जब एग्जैक्ट में मूव करूंगा तो फिर सेम यही प्रोसीजर होगा कि मेरे पास जो कीवर्ड्स होंगे उनमें से कुछ कीवर्ड्स पे बहुत ज़्यादा सेल्स मिलेंगी, कुछ पे मुझे सेल्स नहीं मिलेंगी। तो ऐसे कीवर्ड्स जिन पे मुझे सेल्स नहीं मिलेंगी उन्हें मैं वहाँ से पिक करके एक नेगेटिव कीवर्ड का कॉलम बना होगा, ब्लॉक बना होगा, मैं उसमें पुट करूँगा और ओके कर दूंगा। वो नेगेटिव कीवर्ड्स होंगे। फिर नेगेटिव कीवर्ड में कीवर्ड ऐड करने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि उस कीवर्ड पे मेरा ऐड रन नहीं होगा। ठीक है, उस कीवर्ड पे आपका ऐड शो होना बंद हो जाएगा। Those keywords which are not getting you any benefits. Negative keyword targeting are used to help seller exclude unwanted customer search terms from their ad campaigns. When utilized effectively, negative targeting can be a very powerful tool to help you control your advertising cost on Amazon. अब देखें जो नेगेटिव कीवर्ड्स हैं जिनसे हमें कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा, लेकिन हमारे पैसे उस पर लग रहे हैं, एड्स तो शो हो रहे हैं, क्लिक्स भी पड़ रहे हैं, लेकिन सेल्स नहीं आ रही, तो ऐसे कीवर्ड्स नेगेटिव कंसीडर होंगे। तो फिर क्या करेंगे हम लोग? उन कीवर्ड्स को नेगेटिव कीवर्ड्स में पुट करेंगे। तो इससे क्या होगा? हमारी कॉस्ट, जो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट होगी वो बचेगी, क्योंकि हमारा खर्चा कम हो जाएगा। वो नेगेटिव कीवर्ड्स होते हैं। जी यहाँ तक ये कुछ चीज़ें थी जो पीपीसी कैंपेन क्रिएट करने से पहले आप लोगों को पता होनी चाहिए थी। अब यहाँ पे आ जाता है पीपीसी है क्या चीज़ बेसिकली, ये हमने करनी कैसे होती है, जो ऊपर सारी चीज़ें पड़ी हैं ये इनका मकसद क्या था वो यहाँ पे बता रहा है। पीपीसी इज़ ऑल अबाउट टेस्टिंग। पीपीसी क्या है? कोई भी ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता पीपीसी कैंपेन रन होने से पहले कि आपको इसमें फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि ये टेस्टिंग है। क्लिक्स पड़ गए तो फ़ायदा होगा, ना पड़े तो लॉस होगा, फिर आपको चेंज करना पड़ेगा। कोई 100% गारंटी नहीं दे सकता कि आप जो स्ट्रेटजी
चलाएंगे वो 100% सक्सेसफुल होगी। टेस्टिंग होती है, एनालाइज करना होता है। कामयाब वो होता है इस पीपीसी में जो डेली बेसिस पे डाटा को एनालाइज करे। एनालाइज करने से मुराद जो उस लाइक कीवर्ड टारगेटिंग है तो वो देखेगा किस कीवर्ड में उसे फ़ायदा हो रहा है, किस में नहीं फ़ायदा हो रहा, कौन सी कंपेन ऑटोमेटिक में उसे फ़ायदा हो रहा है या मैनुअल में फ़ायदा हो रहा है। अगर ऑटोमेटिक में हो रहा है तो ऑटोमेटिक रन करेगा, मैनुअल में होगा तो मैनुअल रन करेगा। जो कीवर्ड मैच टाइप है ब्रॉड में फ़ायदा हो रहा है, फ्रेज में फ़ायदा हो रहा है, एग्जैक्ट में फ़ायदा हो रहा है, जिसमें फ़ायदा होगा वो सेलेक्ट करेगा। सिमिलरली वो देखेगा कीवर्ड टारगेटिंग में फ़ायदा हो रहा है, प्रोडक्ट टारगेटिंग में फ़ायदा हो रहा है, जिसमें फ़ायदा होगा वो वही ऐड रन करेगा। अगर कीवर्ड टारगेटिंग वाला हुआ तो वो कीवर्ड टारगेटिंग में चला जाएगा, प्रोडक्ट टारगेटिंग वाला हुआ तो वो प्रोडक्ट टारगेटिंग को सिलेक्ट करेगा। ये सारी टेस्टिंग होती है, डाटा को एनालाइज करना होता है। PPC is all about testing, analysis of data, at least run it for 1 to 2 weeks to collect data। अब बात कर रहे हैं कि आप एक दिन में कोई तीर नहीं मार सकते, कि आप एक दिन में एक कैंपेन रन करके ये नहीं कह सकते कि मैं कामयाब हो गया या हार गया। ठीक है, कम से कम उससे 1-2 वीक चलाएं। अब 1-2 वीक का ये मतलब नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी कि आपने अगर एक ऑटोमेटिक कैंपेन रन किया और उसमें जाके कीवर्ड टारगेटिंग किया तो बस उसे 1-2 हफ्ते के लिए लगा के भूल जाएं। ऐसा नहीं करना। अगर किया ऑटोमेटिक में तो फिर वही प्रोसीजर जो कल मैंने आप लोगों को समझाया था कि ऑटोमेटिक कीवर्ड टारगेटिंग आप लोगों ने की है तो उसमें आप लोगों ने देखना है कि ब्रॉड में क्या फ़ायदा हो रहा है। देन आपने देखना है कि ब्रॉड से ऐसे कीवर्ड जिनमें फ़ायदा हो रहा है उन्हें सेव कर लेना है, देन उन्हें फ्रेज में ऐड करना है, सिमिलरली देन एग्जैक्ट में ऐड करना है और देन मैनुअल वाली साइड पे मूव करना है। 1 वीक के अंदर अंदर ये सारा डाटा कलेक्ट करना है। ज़रूरी नहीं है ये सारा डाटा एक दिन कलेक्ट आप नहीं कर सकेंगे, ऑब्वियसली कम से कम आपको 3 दिन लगेंगे ये डाटा कलेक्ट करने में। 3 दिन ब्रॉड से फ्रेज में आने के लिए, 3 दिन फ्रेज से एग्जैक्ट में आने के लिए, 1 वीक बन गया। डू एनालिसिस ऑफ योर डाटा, लाइक वो कह रहे हैं अपने डाटा का एनालिसिस करें। अब पीपीसी में हमारा डाटा कौन सा होगा, कीवर्ड होगा या प्रोडक्ट्स होंगे। तो यहाँ वो कीवर्ड्स की एग्जांपल दे रहा है कि कीवर्ड्स हैं तो यहाँ पे देखना है विच कीवर्ड्स आर गेटिंग सेल्स, इंप्रेशन, क्लिक्स। ठीक है, यहाँ तक मैं समझाता हूँ। सेल्स, इंप्रेशन, क्लिक्स, 3 चीज़ें क्या हैं हमने यहाँ पे देखना है कि कौन से कीवर्ड्स हैं जो हमें इंप्रेशंस दे रहे हैं, सेल्स दे रहे हैं और क्लिक्स दे रहे हैं। इंप्रेशन क्या होता है कि कितने लोग आपका ऐड देख रहे हैं, कितने लोग देख रहे हैं इंप्रेशन वो आएगा। इंप्रेशन के कोई पैसे नहीं होते। कितने लोग क्लिक कर रहे हैं आपका ऐड देख के, उस ऐड पे कितने लोग क्लिक करते हैं, माउस का जो लेफ्ट बटन है वो कितने लोग प्रेस करते हैं और आपका डिटेल पेज ओपन होता है, ये क्लिक्स होते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके ऐड पे वो आपके डिटेल पेज ओपन हो जाएगा, ये क्लिक कंसीडर किया जाता है। इस क्लिक के बदले हमें पे करनी पड़ती है, पेमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, इस क्लिक के बदले। एंड देन सेल्स, अब हमने देखना होता है कि इंप्रेशन लेट्स सपोज 1000 पड़े, 1000 इंप्रेशन पे मुझे सेल्स क्लिक्स कितने पड़े, 500 क्लिक्स पड़े। 500 क्लिक्स पे सेल्स कितनी, मेरी 450 प्रोडक्ट सेल्स हुई या 500 प्रोडक्ट सेल्स हुई। कितनी सेल हुई प्रोडक्ट क्लिक्स के बदले, तो वो हमने ये चीज़ें रिलेट करनी होती हैं कि ये ना हो क्लिक्स मुझे 1000 पड़ रहे हैं, सेल्स मेरी एक भी नहीं हो रही। तो 1000 जो लेट्स सपोज बिडिंग कॉस्ट मेरी एक क्लिक पे $2 थी, 1000 क्लिक मुझे पड़ जाए, 2000 तो गया ना, और फ़ायदा क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, सेल्स ज़ीरो है। तो ऑब्वियसली उससे मैं क्या करूँगा, एक दिन और रन करके देखूंगा, अगर फ़ायदा होता है तो ठीक है, अदरवाइज मैं उसे कीवर्ड को रिप्लेस कर दूंगा, उसकी जगह नया कीवर्ड ले आऊँगा। क्यों, क्योंकि इस कीवर्ड पे क्लिक्स मिल रहे हैं, सेल्स नहीं मिल रही। वैसे ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है कि क्लिक्स इतने ज़्यादा मिले और सेल्स इतनी कम, ऐसा बहुत रेयर केसेस होते हैं, लेकिन सिर्फ आपको समझाने की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। और फिर अगर इन केस ऐसा कीवर्ड जिस पे आपको क्लिक्स भी अच्छे मिल रहे हैं, सेल्स भी अच्छी मिल रही हैं, तो आपका वो बेस्ट कीवर्ड होगा, उससे आप नेक्स्ट एग्जैक्ट में शफल कर सकते हैं। रेलिवेंट और इररेलिवेंट टू योर प्रोडक्ट, अब कुछ ऐसी सर्च टर्म्स भी होती हैं जब आप ब्रॉड करेंगे, तो ब्रॉड में तो हर तरह की सर्च टर्म कवर होती है। तो अब कुछ ऐसी सर्च टर्म्स वहाँ आएंगी जो आपके प्रोडक्ट से रिलेट ही नहीं करेंगी, तो ऑब्वियसली उन्हें आप क्या करेंगे, नेगेटिव कर देंगे। जो रेलिवेंट होंगे आप उन्हीं को लेके उन्हीं पे एनालिसिस फर्दर करेंगे। देन अरेंज इट मैनुअली, और फिर क्या करना है आपने, ऑब्वियसली कीवर्ड्स लेने हैं और फिर उनकी एक फाइल क्रिएट करनी है और मैनुअली अरेंज करना है आप लोगों ने। उसमें सारा रिकॉर्ड लिखना है कि इतने क्लिक्स हैं, इतने सेल्स हैं, और एक रिपोर्ट जनरेट करनी है। देन यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स की फॉर्म में बता रहा है
क्रिएट पीपीसी रिपोर्ट, गेट इनसाइट फ्रॉम इट। अब यहाँ क्या कह रहा है कि आपने पीपीसी रिपोर्ट बनानी है जो उसके अंदर से ही मिल जाती है। ठीक है, लाइक जिस तरह आप लोगों ने कीवर्ड रिसर्च किया, कीवर्ड रिसर्च करने के बाद आपने ऊपर देखा होगा कि वो आर होता है, ऑप्शन आर होता है डाउनलोड का, कि वो सारे जितने भी कीवर्ड हैं वो पूरी फाइल डाउनलोड हो जाए, ऑप्शन आर होता है वो। तो आप वहाँ पे सिमिलरली जब पीपीसी रन करेंगे वहाँ पे भी डाउनलोड का ऑप्शन होगा, वो पूरी रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे और उस पर फर्दर एनालिसिस करेंगे। सेकंड पॉइंट है सी कीवर्ड्स रैंक ऑन विच कैंपेन। आपने कीवर्ड टारगेटिंग की तो आपने देखना है कि कौन सी कैंपेन पे कीवर्ड रैंक कर रहा है, ऑटोमेटिक पे ज़्यादा जल्दी कर रहा है या मैनुअल पे ज़्यादा जल्दी कर रहा है। ठीक है, ये आप लोगों ने देखना है। विच कैंपेन वी शुड स्टॉप और रन, बिड लो और हाई। यहाँ पे दो बातें कर रहे हैं कि कौन सी कैंपेन हमें चलानी है, कौन सी रोकनी है। हम ये कैसे अंदाज़ा लगाएंगे, जब कैंपेन चलाएंगे, ये माइक्रोफोन जिसको ऑन है काइंडली ऑफ कर दे। जब भी हम कैंपेन चलाएंगे, चाहे वो ऑटोमेटिक हो चाहे वो मैनुअल हो, अगर ऑटोमेटिक में मुझे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है तो मैं क्या करूँगा, ऑब्वियसली ऑटोमेटिक को रन करूँगा और मैनुअल को स्टॉप कर दूँगा। ठीक है, बिड लो और हाई। अब यहाँ पे देखना है कि कीवर्ड्स में कि कौन सा कीवर्ड रैंक कर रहा है, कौन सा कीवर्ड रैंक नहीं कर रहा। अब ऐसा कीवर्ड जिस पे आपको क्लिक्स मिल रहे हैं, आपको क्लिक्स मिल रहे हैं, सेल्स नहीं हो रही, तो आप कहते हो मैं एक दिन और सब्र करता हूँ, इस पे एक दिन और ऐड चलाता हूँ, तो उसकी क्या करोगे, बिड थोड़ी सी लो कर दोगे। क्यों, ताकि ऐड उस पे चलता रहे, उस कीवर्ड पे ऐड आपका चलता रहे, ऐड बंद ना हो, लेकिन बिडिंग कॉस्ट थोड़ी सी कम हो जाए, ऐड टॉप की बजाय बॉटम में आ जाए या मिडल में आ जाए तो एडजस्ट हो जाए, लेकिन ऐड आपका रन हो, तो आप क्या करेंगे, उसकी बिडिंग लो कर देंगे। अब ऐसा कीवर्ड जिस पे आपको फ़ायदा हो रहा है और आपको लगता है कि मैं सेल्स अच्छी मिल रही है, आपको जितने क्लिक्स हैं उतनी सेल्स मिल रही हैं, तो आपको लगता है कि यार मैं इसकी ना बिड, लेट्स सपोज वो बॉटम में है, पहले आपने जो बिडिंग की हुई है उसकी प्राइस इतनी थी कि वो बॉटम में आई थी और आपको फिर भी फ़ायदा हो रहा था, और आपको लगता है कि यार मैं इसकी बिडिंग कॉस्ट इंक्रीज़ करता हूँ, टॉप पे गई तो और ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो आप उसकी बिडिंग कॉस्ट हाई कर देंगे। इसकी सादा सी एग्जांपल दूँ तो ये जो कीवर्ड्स हैं इनकी बिडिंग कॉस्ट लो करनी है, हाई करनी है, स्टॉप करना है, रन करना है, तो इसकी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। यहाँ जो कीवर्ड्स होते हैं ये एज अ सेलर काम करते हैं। पीपीसी कैंपेन में आपके कीवर्ड्स, ओवरऑल कीवर्ड्स आपके सेल एज अ सेलर काम करते हैं। ये क्या करते हैं, आपके प्रोडक्ट को बेचते हैं, ये कीवर्ड्स ही हैं, ये सर्च टर्म्स ही हैं जिसकी बेस पर आपका प्रोडक्ट बिकते हैं। पीपीसी में जो कीवर्ड्स हम सिलेक्ट करेंगे वो हमारे सेलर होंगे। अब लेट्स सपोज मेरा एक स्टोर है, फिजिकल स्टोर है, इमेजिन करें एक स्टोर है, उसमें मेरे दो रखे हुए सेलर जो सेल्समैन हैं, जो सेल्स करते हैं मेरा प्रोडक्ट, जो भी आता है कस्टमर उससे डील करते हैं और प्रोडक्ट सेल करते हैं। उन दोनों में से एक बड़ा सिंसियर है, बहुत ईमानदारी से काम करता है, एक ऐसा है जो आते साथ ही मतलब कस्टमर देखते हैं उससे तो देखते साथ ही वापस मुड़ जाते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ऑब्वियसली कुछ अर्सा तो बर्दाश्त करूँगा, कुछ अरसे बाद जो दूसरा सेलमैन है जिससे कोई प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा, सिर्फ खर्चा हो रहा है उस पर और कोई काम नहीं करता, वो बेकार है, तो मैं क्या करूँगा, कुछ अर्से बाद उससे यही कहूँगा भाई तू छुट्टी कर जा, तेरे मेरे साथ नहीं बनती। जो दूसरा होगा जिससे मुझे फ़ायदा हो रहा होगा उसकी मैं पे को इंक्रीज़ कर दूँगा। अब एक ऐसा जिससे मुझे फ़ायदा, एक ऐसा कीवर्ड जिससे मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा उसे नेगेटिव कीवर्ड कंसीडर कर दिया। एक ऐसा कीवर्ड जिससे मुझे कुछ फ़ायदे की उम्मीद है और उस पर मैं ख़र्चा ज़्यादा कर रहा हूँ तो मैं उसके ख़र्चे को थोड़ा कम कर दूंगा। और कोई ऐसा कीवर्ड जिस पर मुझे फ़ायदा बहुत हो रहा है और अभी मैं और ऊपर जा सकता हूँ, लाइक मैं बॉटम पे हो तो मिडल पे और टॉप पे जा सकता हूँ, तो मैं उसकी बिडिंग कॉस्ट को हाई करके देखूंगा। ठीक है, देन है फोर्थ पॉइंट, विच कंपेन और कीवर्ड इज क्रिएटिंग सेल्स। अब यहाँ पे देखना है कि कौन सी कीवर्ड, कौन सी कंपेन, ऑटोमेटिक या मैनुअल, इन दोनों में से कौन सी कंपेन और कौन सा कीवर्ड, ऑटोमेटिक में कौन सा कीवर्ड, मैनुअल में कौन सा कीवर्ड ज़्यादा सेल जनरेट कर रहा है। अगर कोई अच्छा सेल जनरेट कर रहा है तो उसकी बिडिंग कॉस्ट आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, उससे हाई लेवल पे ले जा सकते हैं और ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, ये रिपोर्ट इस तरीके से आप लोगों ने एनालिसिस करना होता है। अब यहाँ से थोड़ा सा आज ही थियोरेटिकल काम है। अभी मैं आपको थोड़ा सा थियोरेटिकली समझाऊंगा कि हमने कैसे कंपेन करनी है, आज कंपेन क्रिएट कैसे करनी है, आज सिर्फ थियोरेटिकली समझाऊंगा और साथ कुछ पॉइंट्स हैं वो बताऊंगा। इंशाल्लाह मंडे को हम प्रैक्टिकली करेंगे। ठीक है,
मैं कल ट्राई किया था, अगर अकाउंट जो था मैंने उसकी वेरिफिकेशन प्रॉपर नहीं की थी, क्योंकि मैंने आप लोगों को समझाने के लिए, वर्चुअल असिस्टेंट के लिए आपको सेलर सेंटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। वर्चुअल असिस्टेंट के लिए आपको अपने सेलर सेंटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी और का हैंडल करना होता है। लेकिन मैंने यहाँ फेक बनाया था आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को समझा सकूँ। तो उसकी वेरिफिकेशन कहीं की है अमेजोन ने, तो वो अभी वो दोबारा मांग रहे थे, कहते हैं वेरिफिकेशन करो। तो वो मैं उसे रिकवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। दुआ, इंशाल्लाह वीकेंड आ रहा है तो मैं कवर कर लूँगा, मंडे को इसलिए करवाऊँगा। अदरवाइज़ हो जाता कल रिकवर तो मैं आप लोगों को आज ही करवा देता, लेकिन अब मंडे को होगा। अभी यहाँ पे आ रहा है कि हमने, नहीं वेरिफिकेशन, यार वेरिफिकेशन नहीं करवाऊँगा। वेरिफिकेशन करवाया तो ऑब्वियसली चार्जेस पे करने पड़ेंगे मंथली बेसिस पे। मैंने फेक अकाउंट बनाया है इंडिया का। इंडिया का, ठीक है। हाउ टू क्रिएट रिपोर्ट ऑफ योर पीपीसी कंपेन। अच्छा, रिपोर्ट कैसे आप लोगों ने डाउनलोड कैसे करनी है, पीपीसी कंपेन की रिपोर्ट आप कैसे डाउनलोड करेंगे। आपने सेलर सेंटर, आपने डैशबोर्ड ओपन करना है, वो मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा। डैशबोर्ड ओपन करना है, आपने अमेजोन का सेलर सेंटर ओपन करना है। उसमें आप सेलर सेंटर के ऊपर टॉप है, जिस तरह हीलियम के टॉप, ये ऊपर आपको शायद नज़र आ रहा हो, पेज व्यू लिखा हुआ है, रीड अलाउड लिखा हुआ है, ऐड टेक्स्ट, ड्रॉ, हाईलाइट, इस तरह के ऑप्शंस आएंगे आपके पास। जब आप सेलर सेंटर ओपन करेंगे वहाँ ऑप्शन आएंगे एडवर्टाइजिंग के, कैटलॉग के, या इस 3 एरोज लगी होंगी, इस पर क्लिक करेंगे तो डिटेल आ जाएगी। वहाँ पे तीसरे नंबर पे ऑप्शन होगा एडवर्टाइजिंग का। एडवर्टाइजिंग पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएंगे 2-3, उसमें कंपेन क्रिएटर होगा, कंपेन मैनेजर होगा। आपने कंपेन मैनेजर में जाना है, कंपेन मैनेजर पे जाएंगे तो आगे 2-3 ऑप्शन होंगे, उनमें से एक होगा एडवर्टाइजिंग रिपोर्ट। एडवर्टाइजिंग रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, क्रिएट रिपोर्ट। ओ, जैसे क्रिएट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे आपकी पीपीसी की रिपोर्ट क्रिएट हो जाएगी, और सिंपल देन आप लोगों ने डाउनलोड कर लेंगे। ये एक फ्लो चार्ट सा बना हुआ है, ठीक है। बजट ऑन पीपीसी, एक बात और यहाँ नोट कर लें, टू अंडरस्टैंड हाउ मच यू शुड स्पेंड ऑन अमेजॉन पीपीसी यू नीड टू फर्स्ट कैलकुलेट योर प्रॉफिट मार्जिन बिफोर एड स्पेंड। जब भी आपने पीपीसी बजट देखना है आपका, आप कितना उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपने प्रॉफिट मार्जिन देखना है। मैंने आपको अमेजोन रेवेन्यू कैलकुलेटर नहीं ना करवाया, नहीं ना करवाया मैंने। नहीं करवाया, नहीं करवाया। अल्लाह के बंदो याद करवाया करो। मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ कि हमें अमेजोन रेवेन्यू कैलकुलेटर करना है, रेवेन्यू कैलकुलेटर करना है, वो बहुत ज़रूरी था। फिर आज ये रहने देते हैं। चलें फिर ये आज रहने देते हैं, पहले वो कवर करते हैं क्योंकि वो बेसिक है, उससे उसके बाद आपको ये समझ आएंगी ये सारी चीज़ें। डेली बजट, एसीओएस, ये नीचे जो है सीपीसी, सीटीआर, एसीओएस, ये आपको बाद में समझ आएंगी ये टर्म्स, पहले वो करते हैं। अच्छा, अमेजोन रेवेन्यू कैलकुलेटर क्या है। जब भी आपने अमेजोन रेवेन्यू कैलकुलेटर ओपन करना है तो आप लोगों ने क्या लिखना है, जिस मार्केट प्लेस का आपने अमेजोन रेवेन्यू कैलकुलेटर ओपन करना है उस मार्केट प्लेस के साथ नाम लिखना है। क्यों नाम लिखना है, वैसे जो ओपन करेंगे उसमें भी कैलकुलेट हो जाएगा, लेकिन फिर फ़र्क क्या आएगा, करेंसी का फ़र्क आ जाएगा। लाइक मैं यूएस का ओपन करता हूँ तो वहाँ डॉलर आएगा, यूके का करता हूँ तो वहाँ वो उसका पाउंड आएगा, ठीक है। सिमिलरली जिस कंट्री का करता हूँ तो उस कंट्री के सामने उसी की प्राइस में ऑटोमेटिकली मेरे पास आ जाएंगी वैल्यूज़। अगर मैं एक सिंपल में करता हूँ तो उसमें फिर डॉलर्स में होगी, फिर मुझे दोबारा फिर रुपीज़ में या किसी और करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो टाइम वेस्ट होगा। अमेजोन रेवेन्यू कैलकुलेटर आप लोगों ने करना है, मैं यूके का कर रहा हूँ लेट्स सपोज, या अमेजोन रेवेन्यू कैलकुलेटर यूएस से आप कर सकते हैं, अमेजोन रेवेन्यू कैलकुलेटर ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ठीक है, सारे हैं। मैं यूके का ओपन कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। एफ बी ए, अमेजोन एफ बी ए कैलकुलेटर, अमेजोन सेलर सेंटर, मैं इसी मेन को ओपन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आया है साइन इन टू सेलर सेंटर,
या कंटिन्यू एज गेस्ट। तो आप लोगों ने क्या करना है, कंटिन्यू एज गेस्ट करना है। सेलर सेंटर आपके पास नहीं है, कंटिन्यू एज गेस्ट करेंगे तो यहाँ पे आप यहाँ से भी कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने वर्डिंग ऐसी यूज़ की हुई है, ये देखें कि कुछ समझ नहीं आता कि कौन सी कंट्री कौन सी है, तो बेहतर है कि आप वहाँ पे ही पहले से ही कंट्री मेंशन कर दें। अब यहाँ पे क्या लिखना है, फाइंड योर प्रोडक्ट ऑन amazon.co.uk। अब यहाँ पे आपने जो प्रोडक्ट हंट की है, फिर उस प्रोडक्ट की आपने सोर्सिंग भी चेक कर ली, फिर आपने क्या चेक करना है, अब आपको पता है जब आपने हंट किया तो आपको पता है कि आपका प्रोडक्ट किस तरह का प्रोडक्ट है, ठीक है, उसकी कैटेगरी कौन सी है, उसका मेन कीवर्ड कौन सा है, और वो किस प्रोडक्ट से मिलता जुलता है। आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी जब आप कंपटीटर एनालिसिस करेंगे। तो लाइक मैं यहाँ पे हेलमेट का करता हूँ, हेलमेट का सर्च करता हूँ तो यहाँ मेरे पास प्रोडक्ट्स आ जाएंगे कि मेरा प्रोडक्ट किस तरह का है। यहाँ पे मेरे पास सैंपल्स आ गए, ये पूछ रहे हैं इनमें से किस तरह का प्रोडक्ट है आपका। तो मैं लेट्स सपोज कहता हूँ कि पहले वाला जो है इस तरह का मेरा प्रोडक्ट मिलता जुलता है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग कि जितना उसका है उसके अकॉर्डिंग मुझे ये दिखाएगा कि उसकी डायमेंशन कितनी है, उसके वेट के मुताबिक। दो चीज़ें मुझे ये नेसेसरी होती हैं, ये जो मैंने कोई भी सिलेक्ट किया यहाँ से हेलमेट, मुझे सिर्फ इसकी दो चीज़ें चाहिए थी, उसकी डायमेंशन, उसका वेट। अब ये इस डायमेंशन इस वेट के अकॉर्डिंग मेरी सारी चीज़ें कैलकुलेट करेगा, ठीक है। अब लाइक मेरा ये प्रोडक्ट इससे मिलता जुलता था, तो ये रेवेन्यू कैलकुलेटर है आप लोगों के सामने। अब हम लोग क्या करते हैं, जो यहाँ पे दो कॉलम है, एक साइड पे छोटा सा लिखा हुआ है रेवेन्यू, मैं साथ हाईलाइट करता रहता हूँ, यहाँ साइड पे लिखा हुआ है रेवेन्यू, ठीक है, और यहाँ टॉप पे लिखा हुआ है यूअर फुलफिलमेंट, अमेजोन फुलफिलमेंट। अब ये यूअर फुलफिलमेंट जो होती है वो कौन करता है, FBM या मर्चेंट फुलफिलमेंट नेटवर्क, MFN भी लिखा होता है, मर्चेंट फुलफिलमेंट नेटवर्क या फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट जो करता है वो यूअर फुलफिलमेंट होती है। उसमें मर्चेंट को खुद पता होता है कि उसके आइटम की प्राइस कितनी है, शिपिंग प्राइस कितनी है, ठीक है। देन उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेलर फुलफिलमेंट वो करता नहीं है, क्यों, क्योंकि वो अमेजोन की FBA सर्विस यूज़ नहीं कर रहा, वो खुद कर रहा है। सिर्फ फुलफिलमेंट में अमेजोन भी उसकी फ़ीस नहीं होगी, शिप टू अमेजोन भी उसकी फ़ीस नहीं होगी, मंथली स्टोरेज कॉस्ट ये भी उसकी फ़ीस नहीं होगी, एवरेज इन्वेंट्री यूनिट स्टोर ये भी उसकी फ़ीस नहीं होगी, ठीक है। तो फिर वो क्या अपना सारा खर्चा उससे पता होगा, वो आराम से अपना कर सकता है। यूअर फुलफिलमेंट सिर्फ ब्रांड करेगा क्योंकि उसका अपना नेटवर्क है, एक इंडिविजुअल सेलर का अपना नेटवर्क नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अमेजोन फुलफिलमेंट करेंगे। अमेजोन फुलफिलमेंट क्योंकि FBA का पता होना हमें ज़रूरी है कि फुलफिलमेंट में अमेजोन करवाएं तो कितना खर्चा होता है। या मैं पहले एक प्रोडक्ट की प्राइस कैलकुलेट करके आपको समझाऊंगा, फिर ज़्यादा क्वांटिटी में जाऊंगा। लाइक मेरे पास आइटम जो एक प्रोडक्ट है उसकी आइटम प्राइस क्या होगी, आइटम प्राइस ये होगी कि हम उसे कितने में सेल आउट करेंगे, उस प्रोडक्ट को हमने कितनी प्राइस में सेल आउट करना है, ये होगी आइटम प्राइस। तो अभी जब हम हंटिंग करेंगे, कंपटीटर एनालिसिस करेंगे, वहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि जो मेरे कंपटीटर बैठे हैं उनकी प्राइसेस कितनी है, मुझे अंदाज़ा हो जाएगा। लाइक वो है $30, लेट्स सपोज वो एवरेज प्राइस वहाँ पे $30 है, तो मैं $30 सपोज करता हूँ। यहाँ पे जो ज़रूरी नहीं है जो आप यहाँ पुट कर रहे हैं वही 100% होगी, नहीं, इसके जो रिजल्ट्स आएंगे उस पर डिपेंड करेगा कि हम प्राइस कितनी रखेंगे। जो यहाँ पे रिजल्ट्स आएंगे वो रिजल्ट और मार्केट प्लेस दोनों को देखते हुए मैं डिसाइड करूंगा कि मैंने प्राइस कितनी रखनी है। लाइक मैं 30 एवरेज प्राइस, वहाँ जब मैंने हंटिंग की तो एवरेज प्राइस 30 आई, लेट्स सपोज, तो मैंने 30 एक आइटम प्राइस $30 पाउंड रख दी। और नेक्स्ट क्या है, ये अभी नॉट एप्लीकेबल, ये खुद ब खुद आ जाएगा, शिप टू अमेजोन। शिप टू अमेजोन से मुराद के मेरा प्रोडक्ट जहाँ से मैंने मैन्युफैक्चर करवाया है वहाँ से लेके अमेजोन वेयर हाउस तक कितने खर्चे में पहुंचा है, उसके जो चार्जेस थे, शिपिंग चार्जेस, वो कितने हुए हैं, मैं वो यहाँ लिखूंगा। जो शिपिंग चार्जेस होते हैं वो डिपेंड करते हैं, जब आप सेलर से बार्गेनिंग करेंगे, उससे नेगोशिएट करेंगे तो शिपिंग चार्जेस डिसाइड होते हैं, ठीक है। उसमें भी फर्दर ज़्यादा सारी टाइप्स आ जाती हैं, कुछ कस्टम पेड होते हैं, कुछ नॉन कस्टम पेड होते हैं, ठीक है। इस तरह की डिफरेंट वेरिएशंस आ जाती हैं। वो जब आप बार्गेनिंग करेंगे वो आपको हर पूरी फाइल भेजेंगे कि ये हमारे पास ऑफर्स है, जो आपने लेनी है आप सिलेक्ट कर लें।
लेट्स सपोज मैं कहता हूँ वैसे जो अगर आप शिपिंग करो तो उसका कितना होता है, $150 हद है तो $200 या $100, इसके राउंड अबाउट ही आपका फिगर घूमता है। और अगर बड़ा प्रोडक्ट है जिसका वेट ज़्यादा है, 2 किलो से ज़्यादा वेट है, डायमेंशन ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली उसके शिपिंग चार्जेस ज़्यादा होंगे। ये मैं जो आपको प्राइस बता रहा हूँ शिपिंग प्राइस, चाहे इन्वेंट्री आपकी 1000 प्रोडक्ट है लेकिन उसका वेट जो है वो आपका 2 kg से लेस है और उसकी डायमेंशन भी आपकी उसी वेट के अकॉर्डिंग है, तो फिर आपके जो शिपिंग चार्जेस होंगे 1000 प्रोडक्ट के या 3000 प्रोडक्ट के, वो $100 या $150 के दरमियान होंगे। और सम टाइम ऐसा भी होता है कि अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाओ, लाइक 10,000 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाते हो, तो आपकी शिपिंग फ्री भी हो जाती है, कंपनी फ्री शिपिंग प्रोवाइड कर देती है। लेकिन लेट्स सपोज, हालांकि 1000 प्रोडक्ट पे $100 है शिपिंग चार्जेस, लेकिन मैं सपोज करूंगा क्यों, क्योंकि जब भी आप लोग, लेट्स सपोज एज अ स्टूडेंट एग्जांपल देता हूँ, जब भी हम लोगों ने फाइनल में अपने मार्क्स देखने होते हैं ना, पेपर हो रहे होते हैं, तो पेपरों के बाद जब रिजल्ट का इंतज़ार होता है ना, लाइक जब मैट्रिक का रिजल्ट आना था मेरा, तो मैं क्या करता था, पेपर दे के आ चुका था, पेपर याद ही नहीं रहते कैसे हुए थे, मैं बस कैलकुलेट करता था कि अगर मेरे मैथ में इतने नंबर आ जाएं, केमिस्ट्री में इतने आ जाएं, फिजिक्स में इतने आ जाएं, इंग्लिश में इतने आ जाएं, तो मेरी परसेंटेज कितनी बनेगी। अच्छा, इतने नंबर पे इतनी परसेंटेज बन रही है, तो अगर मेरे इतने इतने नंबर आ जाएं तो फिर कितनी परसेंटेज बनेगी। खुद से एज्यूम करता था चीज़ें, तो फिर मैं क्या कोशिश करता था कि ज़्यादा नंबर हो ताकि ज़्यादा परसेंटेज आए, ये मेरी कोशिश होती। तो सिमिलरली हम यहाँ पे भी वही स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे कि चीज़ें जो हमने खर्चा करना है वो थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे, ताकि जो हमारे पास रिजल्ट्स आएँ वो प्रीशियस हो, एक्यूरेट हो ज़्यादा जब हमारा खर्चा हो। तो यहाँ पे मैं शिपिंग चार्जेस $1 रख रहा हूँ, हालांकि 1 पाउंड, हालांकि इतना खर्चा होगा नहीं, क्योंकि 100,000 प्रोडक्ट पे 100 पाउंड या 150 पाउंड होगा, लेकिन मैं 1 पाउंड रख रहा हूँ। और यहाँ पे एवरेज इन्वेंट्री यूनिट स्टोर, एवरेज कितनी इन्वेंट्री मैंने स्टोर की है, 1 प्रोडक्ट, क्योंकि मैं एक प्रोडक्ट की ये कैलकुलेट कर रहा हूँ। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, अब ये ऊपर वाली जितनी भी चीज़ें हैं, या सॉरी, पहली आइटम प्राइस आपको हंटिंग से पता चलेगी, बाकी जो चीज़ें हैं वो आपको कहाँ से पता चलेंगी, सोर्सिंग से पता चलेंगी, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आपको सोर्सिंग से पता चलेंगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट क्या है ये भी आपको सोर्सिंग से पता चलेगा। जब आप अली बाबा पे जाके उसका सप्लायर ढूंढेंगे तो उसने सप्लायर ने प्राइसेस दी होती हैं कि इतनी प्राइस इस प्रोडक्ट की होती है। लेट्स सपोज 30 में है, ये मुझे पड़ रहा था $8 में मैन्युफैक्चर हो रहा है मेरा ये, लेट्स सपोज $8 में मैन्युफैक्चर हो रहा है। अच्छा से अच्छा, हालांकि ये मुझे $3-4 में मैन्युफैक्चर हो जाएगा, लेकिन मैं लेट्स सपोज कर रहा हूँ कि $8 में मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो अब मैंने बस खर्चा इस पर कैलकुलेट करना है कि मेरा खर्चा कितना बनता है, तो मैं सिंपल कैलकुलेट करूँगा, सिर्फ 3 चीज़ें पुट करनी है। अब मेरे पास यहाँ पे चीज़ें आ गई, तो ये देखते हैं कि जी मैंने प्राइस क्या रखी, 30 पाउंड। देखिए करेंसी ऑटोमेटिकली पाउंड ही है, 30 पाउंड रखी। शिपिंग मैंने यहाँ पे नहीं मेंशन की थी, तो इसलिए प्राइस मेरी कितनी 30 ही हुई। सेलिंग ऑन अमेजोन फीस, अमेजोन पे हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, अमेजोन का प्लेटफॉर्म यूज़ करें, तो अमेजोन हमसे उसके चार्जेस भी लेते हैं। तो वो पर प्रोडक्ट मुझसे कितने ले रहा है, 4.59 पाउंड, ठीक है, 4.59 पाउंड ले रहा है। देन उसके बाद फुलफिलमेंट फी मुझसे कितनी ले रहा है, एक प्रोडक्ट की 2.33 पाउंड, ठीक है, फुलफिलमेंट फीस मुझसे ले रहा है 2.33 पाउंड, और सेलिंग ऑन अमेजोन फीस ले रहा है 4.59। शिपिंग मैंने $1 रखी, 1 पाउंड रखी, तो ये 2.33 प्लस 1 इज इक्वल टू 3.33। इन दोनों को कैलकुलेट करके मुझे बता रहा है टोटल फुलफिलमेंट कॉस्ट जो है मेरी वो 3.33 एक प्रोडक्ट पे पड़ी है पाउंड। और उसके बाद बता रहा है एवरेज इन्वेंट्री यूनिट स्टोर्ड, कह रहा है कि जो हमसे वेयर हाउस के चार्जेस पर प्रोडक्ट लेगा वो 0.24 पाउंड लेगा पर प्रोडक्ट, ठीक है। इन्वेंट्री जो इसकी होगी, क्योंकि डायमेंशन कम है, वेट कम है, तो जो हमारी स्टोरेज कॉस्ट होगी वो भी कम होगी वेयर हाउस की, तो वो पर प्रोडक्ट में से कितनी ले रहा है, 0.24। और मैंने नीचे उसे लिखा कि प्रोडक्ट कितना एक ही है, तो 0.24 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 0.24 ही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ये जो सारे खर्चे निकाल के, लाइक 4.59 प्लस 3.33 प्लस 0.24, इन सारे खर्चों को मिला के मैंने 30 में से माइनस किया, तो पीछे मेरा कितना रह गया, 21.84 पाउंड। मतलब मेरा जो खर्चा आया वो राउंड अबाउट
8.16 मेरा खर्चा आ गया इस पे, ठीक है, सॉरी 8.16, हाँ 8.16 ही आया है खर्चा। मेरा इस प्रोडक्ट पे कितना आएगा 8.16। यहां तक कुछ समझ आई? चीजें मिक्स अप तो नहीं हो रही? ठीक है। अब मेरे पास पीछे कितने रह गए जी? 21.84 पाउंड मेरा रह गया, बाकी सारे मेरे खर्चे थे वो निकल गए। अब 21.84 में से मैंने जो मैन्युफैक्चरिंग करवाई थी वो मेरी इसी में है 21 में से। अब 21 माइनस 8 पाउंड जो मैंने मैन्युफैक्चरिंग करवाई थी, जिसका मैंने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाया था, वो 8 पाउंड है। 21 में से 8 निकालो तो पीछे कितने रहते हैं? 13.84 पाउंड। अब ये जो 13.84 पाउंड है ये मेरा प्रॉफिट है। तो मतलब इस प्रोडक्ट में मेरा कितना प्रॉफिट है? सिंगल प्रोडक्ट में 13.84 पाउंड का मुझे प्रॉफिट हो रहा है एक सिंगल प्रोडक्ट में, अगर मैं उसकी प्राइस 30 पाउंड रखूं तो, ठीक है। और यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन लिखा हुआ है, प्रॉफिट मार्जिन कितना है जी? 46.13। और प्रॉफिट मार्जिन आपका कम से कम 30%। डेडलाइन जो होती है ना, डेडलाइन, वो डेडलाइन 30% है। तो प्रॉफिट मार्जिन उससे ऊपर जितना होगा, जितना गुड़ उतना मीठा, ठीक है। लेकिन एवरेज प्राइस जो आपने आइटम प्राइस है, इससे भी मद्देनजर रखना, ये नहीं कि ये अपनी मर्जी से ज्यादा पुट कर दे, ये ज्यादा पुट नहीं करनी। ये आपने जो सेलर बैठे हैं, कंपटीटर बैठे हैं, उनको देखना है कि वो उन्होंने प्राइस क्या रखी हुई है। अगर लेट्स सपोज वहां पे एक बैठा है जो 29 में बेच रहा है, एक बैठा है जो 32 में बेच रहा है, एक बैठा है वो 35 में बेच रहा है, और एक बैठा वो 27 में बेच रहा है, तो आपने एवरेज प्राइस इनकी क्या, लाइक ना नीचे जाना है ना ऊपर जाना है। तो दरमियान वाली प्राइस क्या है? 30 बचती है, तो मैं 30 सेलेक्ट कर लूंगा। ना ज्यादा ऊपर वाली प्राइस रखनी है, ना ज्यादा नीचे वाली, दरमियानी प्राइस रखनी है, ठीक है। और जब सोर्सिंग पे आएंगे तो वो जो वहां दरमियानी प्राइस आपने एक सिलेक्ट की होगी कि 30 पाउंड, एक राउंड फिगर आपके माइंड में होगा। फिर आपने जब मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो वहां पे देखना ये प्रोडक्ट आपको कितने में पड़ रहा है। लाइक वो पड़ रहा है 3, 4, 5 डॉलर में या 8 डॉलर में, तो ठीक है 30 पाउंड अच्छी है प्राइस, 46% आपका प्रॉफिट बना है, तो ठीक है आप जा सकते हैं इस पे। अगर वहां पे आपको प्रोडक्ट महंगा पड़ रहा है 10 डॉलर 12 डॉलर का, तो फिर ऑब्वियसली आपको प्राइस इंक्रीज करनी पड़ेगी, आइटम प्राइस। फिर 30 नहीं, 30 की बजाय आपको 34 या 35 करनी पड़ेगी, ठीक है। कम करेंगे तो आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। प्रॉफिट मार्जिन कम होगा तो उसका नुकसान कहाँ होगा? पीपीसी कैंपेन में, क्योंकि पीपीसी कैंपेन में सम टाइम ऐसा भी होता है कि जो आप अर्न कर रहे होते हैं उसी में से आधा अपने पास रख रहे होते हैं, आधा पीपीसी पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। ये स्ट्रेटेजी भी होती है कुछ सेलर्स की, कि जो प्रॉफिट हो रहा है, लाइक अभी मुझे पता है 13 डॉलर प्रॉफिट हो रहा है। अब 13 डॉलर में से अगर मैं 3 डॉलर एक प्रोडक्ट पे भी खर्चा कर दूं सेल के लिए, एक ऐड पे अगर मैं इनकेस एक क्लिक के बदले मुझे एक सेल पड़ रही है, लेट्स सपोज मैं ऐड रन कर रहा हूँ, एक क्लिक के बदले एक सेल पड़ रही है, तो फिर मैं अगर 3 डॉलर का खर्चा भी कर दूं तो मेरे पास 10 डॉलर का 10 पाउंड का सॉरी 10 पाउंड का प्रॉफिट हो रहा है। तो इट्स मीन मैं 3 पाउंड का खर्चा कर सकता हूँ इस पे, पीपीसी पे 10 पाउंड का फिर भी मुझे प्रॉफिट होगा। तो ये इस तरीके से ये करना पड़ता है। ये रेवेन्यू कैलकुलेटर था। सिमिलरली इसने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी हुई है कि रेवेन्यू कितना है जी? 30 आइटम प्राइस है, और जो सेल्फ में यूर फुलफिलमेंट में 0 है, क्योंकि वो 0 ही पुट किया है। कॉस्ट में, कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे वो बता रहा है कि टोटल जो हमारे खर्चे आ रहे हैं वो 8.25 आ रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जो मुझे बच रहे हैं कॉस्ट ऑफ फुलफिलमेंट प्लस सेलिंग फीस, ये सारे मिला के जो मेरे पास आ रहे हैं खर्चे सारे, ठीक है। अमेजोन वेयर हाउस फीस, फुलफिलमेंट फीस, शिपिंग सेलिंग ऑन अमेजोन फीस और मैन्युफैक्चरिंग फीस, उन दोनों को मिला के कितना बना है? 16.16 पाउंड, ठीक है। 16.16 पाउंड बन रहा है। अब 16.15, और यहाँ पे मेरे पास 8 यहाँ पे खर्चों की बात हो रही है, तो मेरे पास यहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्राइस ऐड है, ठीक है। तो इसमें से मैंने फुलफिलमेंट के खर्चे निकालने हैं। इसके बाद यहाँ पे वो सिंपल कर रहा है, इसी 21 में से जो मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसे निकाल के जो मेरा प्रॉफिट मार्जिन बच रहा है 13.84 पाउंड, वो मुझे शो करवा रहा है। ये ग्राफिक का रिप्रेजेंटेशन है इसी डाटा की, ये जो यहाँ साइड पे डाटा है। ये समझ आ गई तो ग्राफिक की इतना मसला नहीं है। ये मेन चीज़ है, ये समझनी, ये डाटा समझ आना चाहिए, ये जो थ्योरी है ये समझ आनी चाहिए, कैलकुलेशन समझ आनी चाहिए। ये मैंने अभी एक प्रोडक्ट पे कैलकुलेट किया है,
एक बात और याद रखना, जब आपके प्रोडक्ट की क्वांटिटी इंक्रीज होती है आपका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो जाता है, ये बात नोट कीजिएगा। अब यहाँ पे लेट्स मेरा प्रॉफिट मार्जिन कितना है 46%, ये याद रखिएगा आप कितना है 46% प्रॉफिट मार्जिन। अब मैं यहाँ पे क्वांटिटी इंक्रीज करता हूँ, मैं क्वांटिटी इंक्रीज करता हूँ, पहले मैं कितने प्रोडक्ट की कर रहा हूँ, एक प्रोडक्ट की कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ करता हूँ 500 प्रोडक्ट की, ठीक है, मैं कर रहा हूँ क्वांटिटी, एवरेज क्वांटिटी 500 प्रोडक्ट है मेरे पास, मैंने क्वांटिटी चेंज कर दी 500। अब यहाँ पे मैंने शिपिंग कॉस्ट लिखनी है, शिपिंग कॉस्ट मेरे 500 प्रोडक्ट की लिखनी है, 500 प्रोडक्ट, पहले मैंने एक प्रोडक्ट की शिपिंग कॉस्ट लिखी थी $1, अब 500 प्रोडक्ट की मैं लेट्स सपोज कर देता हूँ $250, हालांकि इतनी होती नहीं है, लेट्स सपोज मैं $250 पाउंड कर देता हूँ, 250 पाउंड सॉरी 250 पाउंड कर देता हूँ मैं शिपिंग टू अमेजोन फीस। क्वांटिटी मैंने 500 कर दी। और अब मैं आ जाता हूँ जी आइटम प्राइस पे, तो क्वांटिटी, एक प्रोडक्ट की प्राइस कितनी थी 30 थी, क्वांटिटी अब मैंने कितनी पुट कर दी 500, तो मैं क्या करूँगा 30 मल्टीप्लाई बाय 500, तो मेरे पास आंसर जो आएगा वो तकरीबन आएगा 15,000 का, ठीक है। अब यह मेरे आइटम प्राइस कितनी लिखनी है 15,000, क्यों, क्योंकि 500 प्रोडक्ट की प्राइस कितनी बनती है 15,000, ठीक है, 15,000 बनती है। और यहाँ पे मुझे एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कितने में हो रहा था 8 पाउंड में, तो मैं यहाँ इससे क्या करूँगा मल्टीप्लाई कर दूंगा 500 से, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो 4,000 आएगा। तो मैंने मेरी मैन्युफैक्चरिंग कितने में हो रही है 4,000 पाउंड में मेरी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, सेलिंग प्राइस उसकी 15,000 है। अब मेरे खर्चे इसके अकॉर्डिंग, और क्वांटिटी कितनी हो गई जी 500। अब मैं इसे कैलकुलेट करूंगा तो मेरे इसके अकॉर्डिंग सारे रिजल्ट्स लोड होंगे। 500 मैंने क्वांटिटी की, तो अब यहाँ देखिए मेरी प्रॉफिट मार्जिन क्या हो गया 55%, प्रोडक्ट एक था प्रॉफिट मार्जिन 46% था, क्वांटिटी इंक्रीज हुई प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि क्वांटिटी इंक्रीज होने की वजह से आपके बहुत से खर्चे बच गए। अब यहाँ पे देखें जी 15,000 मेरी आइटम प्राइस 500 प्रोडक्ट की, उस 1500 पे सेलिंग और अमेजोन फीस जो अमेजोन हमसे ले रहा था 2,295 पाउंड, अमेजोन हमसे सेलिंग और अमेजोन फीस ले रहा था 500 प्रोडक्ट की। उसके बाद जो फुलफिलमेंट अमेजोन ले रहा है वो हमसे ले रहा है 2.33, ठीक है, और साथ ये 250, तो ये 252 बन गया। एंड देन जो हमारा ले रहा है अमेजोन स्टोरेज कॉस्ट 0.24 कॉस्ट ले रहा था पहले भी स्टोरेज कॉस्ट प्रोडक्ट की। अब क्या क्वांटिटी इंक्रीज हो गई है 500 हो गया, पहले 0.24 मल्टीप्लाई बाय 1 था, अब 0.24 मल्टीप्लाई बाय 500 तो इज इक्वल टू 120 पाउंड। अब 120 पाउंड मेरे आ गई स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट, अब 500 था तो 120 पाउंड आ गई। अब इन खर्चों को मिला के जो आपके 15,000 में से निकालोगे तो आपके पास पीछे रह जाएगा 12,332 पाउंड। अब 12,332 पाउंड में से जो 4,000 आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्राइस थी वो निकालनी है। जब 12,332 में से 4,000 निकालेंगे तो 8,332 रह जाएगा। 8,332 पाउंड आपका प्रॉफिट है, टोटली आपका प्रॉफिट है, और वो कितने परसेंट बन रहा है 55%। अब आपको पता है 55% है, तो अब इसमें से आपको पता चल गया कि 8,332 मेरा प्रॉफिट है, तो इट्स मीन मैं अगर इन्वेस्ट करूं, एडवर्टाइजमेंट चलाऊं, तो मेरी सेल्स भी इंक्रीज होगी। तो मैं क्या करता हूं, या 8,000 में से 2500 पाउंड में जो है पीपीसी पे खर्चा कर देता हूं। 2500 पाउंड 8,000 में से मैं खर्चा कर देता हूं। उस खर्चा करने से 2500 खर्चा करने से मुझे क्या पता 5,000 और आउटकम आ जाए, क्या पता मैं $2500 2500 पाउंड इन्वेस्ट करूं, एडवर्टाइजमेंट हो, मेरे प्रोडक्ट की सेल्स इंक्रीज हो जाए, फिर जब सेल्स इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली आपका आउटकम, आपका रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये सारी कैलकुलेशन होती है, ये सारी करनी पड़ती है सोर्सिंग के बाद। उसके बाद जाके प्रोडक्ट फाइनल होता है, प्रोडक्ट की प्राइस फाइनल होती है, ये सारी चीज़ें। होप सो समझ आ गई होगी। जी ठीक है, इसे एक बार खुद भी ट्राई कीजिएगा अपने हाथ से किसी भी प्रोडक्ट की। जी जी एड्स की प्राइस टाइम लिमिट नहीं होता, आपके डेली बजट पे डिपेंड करता है। डेली बजट के अकॉर्डिंग आपकी टाइम लिमिट आती है, आप डेली बजट कितना दे रहे हो।
ठीक है, हम उसे बताते हैं कि कितनी देर के लिए चलाना है, वो हमें नहीं कहता, वो फर्दर अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो कुछ टाइम पड़ा है तो कुछ चीज़ें आगे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अभी ये जो, अच्छा, कंपेन क्रिएट करना, ये अभी करवाऊँ, चलें अभी। फिर ये जो चीज़ें हैं ना, ऑप्टिमाइज योर पीपीसी कंपेन टाइम टू टाइम, ये फिर मैं बाद में करवाऊँगा। ये 4-5 चीज़ें, और यही मेन चीज़ें हैं समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे मुश्किल जो मे बी आपको लगे लेकिन आसान है, शायद थोड़ा सा मुश्किल जो लगेगा वो ACOS लगेगा, बाकी चीज़ें आसान ही हैं, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। चलें, मैंने आपको रिपोर्ट डाउनलोड करने का एक फ्लो चार्ट बताया कि आपने क्या करना है। सेलर सेंटर पे जाना है, एडवर्टाइजिंग पे जाना है, एडवर्टाइजिंग से कंपेन मैनेजर में आना है, एडवर्टाइजिंग रिपोर्ट पे क्रिएट रिपोर्ट एंड देन सिंपल डाउनलोड इट कर लेना है। अब क्या करना है आपने, हाउ टू क्रिएट पीपीसी कंपेन। आप अपनी पीपीसी कंपेन जितना हम ऊपर पढ़ चुके हैं उसे क्रिएट कैसे करना है। क्रिएट करने का पहले स्टेप्स बताएं कि आपने क्या करना है। अमेजोन सेलर सेंटर पे जाना है, वहाँ पे एडवर्टाइजिंग पे क्लिक करना है, सेम जिस तरह ऊपर किया है, तीसरे नंबर पे एडवर्टाइजिंग होगा। आपने एडवर्टाइजिंग पे क्लिक करना है, एडवर्टाइजिंग पे क्लिक करने के बाद कंपेन मैनेजर आएगा, सेम स्टेप्स हैं। कंपेन मैनेजर आएगा, उसे ओपन करना है। उसे ओपन करेंगे तो आगे आपके पास क्रिएट कंपेन का ऑप्शन आएगा, साथ एडवर्टाइजिंग रिपोर्ट का ऑप्शन आएगा। तो आपने क्या करना है, क्रिएट कंपेन पे क्लिक करना है। जैसे क्रिएट कंपेन पे क्लिक करेंगे, आपसे वो सबसे पहली जो कमांड पूछेगा वो क्या पूछेगा, चूज योर कंपेन टाइप। अब कंपेन टाइप आप लोगों ने दो तरह की पढ़ी है, ऑटोमेटिक या मैनुअल। लेट्स सपोज मैं करता हूँ मैनुअल समझाऊंगा, ऑटोमेटिक में आपने कुछ नहीं करना होता। पहले मैनुअल समझ लें, ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। मैनुअल में मैं कंपेन टाइप सेलेक्ट कर रहा हूँ मैनुअल, ठीक है, और देन मैं अपनी कंपेन क्रिएट करना शुरू कर दूंगा। ये ऑप्शन नहीं आता लेकिन कंपेन आपके सामने ओपन हो जाती है। कंपेन नेम आएगा आपके पास, सबसे पहला जो ऑप्शन आएगा, जो सबसे पहला कॉलम आएगा ऊपर टॉप पे, एक फॉर्म सा बना होता है। ये कंपेन क्रिएट करने का एक फॉर्म सा बना होता है, कॉलम्स गिवन है, ये साथ हेडिंग्स गिवन होती है, हमने बस फिल करना होता है और कुछ नहीं होता। कंपेन नेम में मैं क्या करूंगा कि कंपेन नेम में वही सिलेक्ट करूंगा जो मेरे प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड होगा, जो मेरे प्रोडक्ट का नेम होगा। मैं ऐसा नेम सेलेक्ट करूंगा जिससे मेरे प्रोडक्ट की इमेज माइंड में फौरन आती हो। लाइक मैं कहता हूँ हैंड बैग, तो फौरन माइंड में आता है यार हैंड बैग ऐसा नजर आता है। ठीक है, मैं कहता हूँ लगेज बैग, तो फौरन माइंड में आता है लगेज बैग और होता है, हैंड बैग और होता है। ठीक है, सिमिलरली मैं कहता हूँ, और कोई कहता हूँ मोबाइल कवर कह देता हूँ, तो मोबाइल कवर की शेप आ जाती है। मतलब ऐसा आपने नेम रखना है कंपेन का जिससे आपके प्रोडक्ट की इमेज माइंड में आ जाए। गिव नेम विच यू अंडरस्टैंड इट बेटर। एग्जाम्पल में दे रहा है ऑटोमेटिक साथ लेमन स्क्वीजर। अब ये जो ऑटोमेटिक है ये क्या है, ये कंपेन टाइप है, यहाँ पे बता रहा है कंपेन टाइप, लेकिन हमने मैनुअल सेलेक्ट की है तो हम क्या करेंगे, हमारी कंपेन टाइप क्या होगी, मैनुअल होगी। वहाँ शो नहीं होता, हम लिखते नहीं है, लेकिन बस यहाँ पे याद दहानी के लिए लिखा है मैंने, वहाँ लिखा नहीं होता। वहाँ पे ऊपर मैंने कंपेन टाइप सेलेक्ट कर ली, मैंने मैनुअल सेलेक्ट कर ली, बस फिर ये मैनुअल नहीं आएगा। फिर मैंने कंपेन नेम क्या लिखना है जी, सॉरी हाँ, कंपेन नेम मैंने लिखना है लेमन स्क्वीजर। लाइक मेरा प्रोडक्ट लेमन स्क्वीजर है, ठीक है। तो मैं अब देखेंगे ये ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब कर रहे हैं ना, फॉरन माइंड में एक शेप चाहिए यार, लेमन स्क्वीजर क्या है, वो लेमन का रस वगैरह निकालने के लिए फॉरन से माइंड में आ गया। ऑटोमेटिक और मैनुअल इज योर कंपेन नेम एंड लेमन स्क्वीजर इज योर प्रोडक्ट नेम। तो आपने क्या कंपेन नेम ये रख दिया, कंपेन नेम आप लोगों ने ये रख लिया। देन आता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो जो नया प्रोडक्ट होगा उसका कोई पोर्टफोलियो नहीं होता। पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो ऐसा एक लाइक आपके फोल्डर कह लें, एक ऐसा फोल्डर होता है जिसमें आपने अपना डाटा स्टोर किया होता है। लाइक गैलरी में आपकी पिक्स पड़ी हैं, वहाँ पे एक आपने अलग से अपना पोर्टफोलियो बना लिया, उसमें आपने फैमिली की पिक्स रख ली हैं, फ्रेंड्स की पिक्स रख ली हैं, पिकनिक की पिक्स रख ली हैं, वो एक अलग पोर्शन बन गया है। और बाकी जो आपके वर्किंग से रिलेटेड, जो स्टडी से रिलेटेड हैं, उनका अलग पोर्टफोलियो बना लिए। तो क्या है, एक कैटेगराइज कर दिया आपने कि इस तरह का प्रोडक्ट इस पोर्टफोलियो में होगा, इस तरह का प्रोडक्ट इस पोर्टफोलियो में होगा, एक आपने स्पेस प्रोवाइड कर दी उसे। सिमिलरली पोर्टफोलियो क्या होता है, जब हम कंपेन्स क्रिएट कर चुके होते हैं ऑलरेडी, पहले हम कंपेन रन कर चुके होते हैं अपने स्टोर पे,
तो जो कंपेन हम रन करते हैं, जो प्रीवियसली रन कर चुके होते हैं, वो हमारे पास यहाँ सामने शो हो रही होती है, पोर्टफोलियो में हिस्ट्री शो हो रही होती है उनकी। तो हम क्या करते हैं, जो न्यू होगा प्रोडक्ट उसका कोई पोर्टफोलियो नहीं होगा, लेकिन हम क्या करेंगे, कंपेन नई क्रिएट करनी है तो पोर्टफोलियो को स्किप कर देंगे, इसे कुछ नहीं करेंगे, इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। देन नेक्स्ट थर्ड स्टेप मेरे पास क्या होगा, स्टार्ट डेट और एंड डेट। स्टार्ट डेट क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, स्टार्ट डेट में कब कंपेन स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, एंड डेट कब खत्म करना चाह रहा हूँ। आपकी कंपेन 3 दिन की भी चल सकती है, 1 दिन की भी चल सकती है, 1 हफ्ते की भी चल सकती है, 1 माह की भी चल सकती है, 12 दिन की भी चल सकती है, 10 दिन की भी चल सकती है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। क्या है, पैसा बोलते हैं, पैसा होगा तो। डेली बजट, फोर्थ पॉइंट आ रहा है डेली बजट, ये बहुत ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, डेली बजट। डेली स्पेंडिंग लिमिट ऑफ योर कंपेन, मैं अब कितने पैसे रोज़ाना एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करना चाह रहा हूँ, वो डेली बजट होता है। फॉर एग्जाम्पल $20 इज योर डेली बजट फॉर अ स्पेसिफिक कंपेन। When your amount is out, the campaign will stop automatically. The next day campaign will resume the same strategy. अब यहाँ पे ये बात क्या कर रहा है, सिंपल सी बात कर रहा है कि लेट्स सपोज आपका जो डेली बजट है वो $20 है। आपने माइंड में सोचा हुआ है, आपने सारे ये कैलकुलेशन को देख के कि आपका प्रॉफिट कितना बच रहा है, कितना खर्च हो रहा है, सारी चीज़ों को देख के आपको एक माइंड में स्केच है कि आपका डेली बजट कितना होगा। लेट्स सपोज आपका डेली बजट $20 है, तो आपने क्या डेली बजट वहाँ पे पुट कर दिया $20। तो आपका एड जो रन होगा, आपके बिडिंग कॉस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। बिडिंग कॉस्ट लेट्स सपोज आपकी वन क्लिक पे $1 है, सिर्फ $1 एक क्लिक के बदले है। जब आपने ऐड रन किया, आपका ऐड चला, जैसे ही चाहे 1 घंटे में आपके ऐड पे 20 क्लिक आ गए, मतलब $20 खत्म हो गए। 1 क्लिक के बदले $1 पे किया है, तो मतलब $20 क्लिक जैसे ही हुए $20 खत्म, आपका ऐड शो होना बंद हो जाएगा। चाहे 5 मिनट में 20 क्लिक आ जाए, आपका ऐड शो होना बंद हो जाएगा। और दूसरी साइड, चाहे पूरा दिन आपके 20 क्लिक ना पड़े, आपका ऐड शो होता रहेगा। ठीक है, अगर इनकेस 5 मिनट के अंदर अंदर आपके पास 20 क्लिक आते हैं, आपका उस दिन के लिए, उस 24 घंटे के लिए आपका ऐड शो होना बंद हो जाएगा। नेक्स्ट डे ऑटोमेटिकली आपका ऐड फिर शो होगा, और फिर कितनी देर शो होगा, जब तक 20 क्लिक्स नहीं पड़ते। जैसे ही 20 क्लिक्स पड़ेंगे, फिर आपका ऐड शो होना खत्म हो जाएगा। डेली बजट, अब इस पे टाइम लिमिट आ रही है। देखो, डेली बजट ज़्यादा होगा तो फिर ऑब्वियसली मेरा ऐड ज़्यादा देर रन करेगा, अगर क्लिक्स ज़्यादा पड़ भी गए तो। डेली बजट कम होगा तो फिर क्या पता 5 मिनट भी ना टिके, 5 मिनट में 10-20 क्लिक पड़ जाए मुझे। तो ये तो मैं कह रहा हूँ ना कि बिडिंग कॉस्ट $1 है, क्या पता बिडिंग कॉस्ट $2 हो, तो फिर 10 क्लिक पे ही मेरा ऐड ख़त्म। और अगर बिडिंग कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है तो फिर तो 5 सेकंड ही नहीं लगने और मेरा ऐड ख़त्म। ठीक है, टाइम लिमिट जो एडवर्टाइजमेंट में होती है डिपेंड करती है डेली बजट पे। डेली बजट ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। नेक्स्ट 5th पॉइंट आता है टारगेटिंग। जब आपने ऊपर सारी चीज़ें आपने फिल कर दी, नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आएगा टारगेटिंग। आपने ऊपर एक चीज़ सेलेक्ट करके आए, कंपेन टाइप ऑटोमेटिक या मैनुअल। अगर आप वहाँ पे ऑटोमेटिक करके आएंगे तो आपके पास टारगेटिंग का ऑप्शन आएगा। टारगेटिंग का ऑप्शन क्या आएगा, कीवर्ड टारगेटिंग करनी है या प्रोडक्ट टारगेटिंग करनी है। 2 ऑप्शन होंगे, कीवर्ड टारगेटिंग या प्रोडक्ट टारगेटिंग। आपने इनमें से बस एक ऑटोमेटिक, अगर ऊपर कंपेन टाइप ऑटोमेटिक होगी तो आपने बस सिलेक्ट करना है, इन दोनों में से एक सिलेक्ट करना है, बस आपका सिर्फ इतना काम होगा। लेकिन मैनुअल आपने सेलेक्ट की है कंपेन टाइप, तो उसमें आपने क्या करना है, अगर कीवर्ड टारगेटिंग करते हैं तो उस कीवर्ड टारगेटिंग के आगे क्या होगा, एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, उसमें आपने कीवर्ड्स पुट करने होंगे। सेम लाइक हीलियम 10 में हमने फ्रैंक्स 10 किया था, जिस तरह उसमें कीवर्ड पुट करते हैं, सिमिलरली इसमें भी कीवर्ड पुट करके प्रोसेस कर देंगे। जैसे ही प्रोसेस करेंगे हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, वो उसकी तरफ मूव करते हैं। मैनुअल में खुद से कीवर्ड पुट करेंगे, अब वो हम कीवर्ड्स लेंगे कहाँ से, ऑब्वियसली हीलियम 10 जंगल स्काउट वायरल लॉन्च से हंट करेंगे। अगर मैंने मैनुअल में ही प्रोडक्ट टारगेटिंग की हुई है तो फिर क्या होगा, जैसे ही मैं प्रोडक्ट टारगेटिंग सेलेक्ट करूंगा, मेरे पास एक कॉलम्स ओपन होगा, उसमें मैंने एशियंस पुट करने होंगे, देन ओके करना है, नेक्स्ट करना है, और फिर क्या होगा, उन पे मेरा ऐड के आगे नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। मैनुअल में खुद ये चीज़ें मुझे करनी पड़ती हैं, ऑटोमेटिक में अमेजोन खुद कर लेगा, मुझे बस ऑप्शन सेलेक्ट करना है।
ये टारगेटिंग होगी। देन नेक्स्ट जो उसका ऑप्शन आएगा कंपेन बिडिंग स्ट्रेटेजी। अब ये पहले आ जाता है, इससे पहले एक और चीज़ आएगी, वो क्या आएगी, जैसे ही आप कीवर्ड टारगेटिंग अगर इनकेस करते हैं, जैसे ही आप कीवर्ड टारगेटिंग पे क्लिक करेंगे, कीवर्ड्स पुट करेंगे, तो आपके पास ऑप्शन नेक्स्ट क्या आएगा, कीवर्ड मैच टाइप। अब कीवर्ड मैच टाइप आप लोगों ने 3 पढ़ी थी, ब्रॉड, फ्रेज, एग्जैक्ट। अब ब्रॉड सेलेक्ट करनी है, फ्रेज एग्जैक्ट सेलेक्ट करनी है, या एग्जैक्ट सेलेक्ट करनी है, उनमें से तीनों में से कोई एक सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। वो सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही वो सिलेक्ट कर लेंगे, नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, कंपेन बिडिंग स्ट्रेटेजी आ जाएगी कि आप बिडिंग कौन सी रखनी है। वहाँ फिक्स बिडिंग का ऑप्शन होगा, बिड डाउन ओनली का ऑप्शन होगा, बिड अप एंड डाउन ओनली का ऑप्शन होगा। अब डायनेमिक बिडिंग क्या होता है, जिसमें अमेजोन हमारी बिडिंग पे चेंजेस कर सकते हैं। अब डायनेमिक बिडिंग में एक टाइप उसकी क्या है, बिड डाउन ओनली। इस बिड डाउन ओनली में क्या होता है, अमेजोन के पास सिर्फ इतना हक होता है कि हमारी बिडिंग कॉस्ट को डाउन कर सकते हैं, अप नहीं कर सकता। ठीक है, वो सिर्फ डाउन ओनली कर सकता है, अप नहीं कर सकता। ये क्यों की जाती है, हम नेगेटिव स्पेंडिंग मनी के लिए, सेव करने के लिए ये किया जाता है कि अमेजोन बढ़ाए ना, पैसा पानी की तरह ना बहाए, इंसानों की तरह बहाए, सॉरी इंसानों की तरह नहीं, मतलब एक लिमिट्स में बहाए। देन ये बिड डाउन ओनली मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है, कि इसमें क्या स्ट्रेटेजी फॉलो होती है। देन डायनेमिक बिडिंग में सेकंड टाइप क्या है, अप एंड डाउन ओनली। अमेजोन को फुल अथॉरिटी होती है, हमारी बिडिंग को स्टॉप भी कर सकते हैं, लो भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द इन्वायरमेंट और कंपटीशन। एंड थर्ड क्या होती है, फिक्स बिडिंग। फिक्स बिडिंग जब आप सिलेक्ट करेंगे, आपके पास एक बॉक्स ओपन होगा, उसमें आपने बिडिंग कॉस्ट खुद लिखनी होगी। ठीक है, फिक्स बिडिंग अगर सिलेक्ट करते हैं। बिड डायनेमिक बिडिंग करते हैं तो वहाँ पे बिड डाउन में भी लिखेंगे, बिड इसमें भी लिखेंगे, लेकिन इसमें इन दोनों में, डायनेमिक बिडिंग में अमेजोन के पास अथॉरिटी होगी कि अप एंड डाउन में वो दोनों कर सकेगा, डाउन में वो सिर्फ डाउन कर सकेगा, फिक्स में फिक्स ही रहेगी। ये होगा। ये सब मैनुअल टारगेटिंग का मैं बता चुका हूँ कि अगर मैनुअल, वहाँ पे टारगेटिंग में मैंने दोनों चीज़ें एक्सप्लेन कर दी थी कि आपने कौन सी करनी है। अगर ऑटोमेटिक करेंगे तो ऑटोमेटिक में आपने बस ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, मैनुअल में दोनों चीज़ें आपको खुद करनी पड़ेंगी। वहाँ उसी पॉइंट को यहाँ एलेबोरेट किया हुआ है, उसी पॉइंट को समझाने के लिए यहाँ एलेबोरेट किया हुआ है। अगर मैनुअल टारगेटिंग करते हैं तो उसके आगे 2 टाइप्स होंगी, क्या होगी, कीवर्ड टारगेटिंग या प्रोडक्ट टारगेटिंग। मैं कीवर्ड टारगेटिंग सिलेक्ट करता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कीवर्ड चूज करूंगा, कीवर्ड चूज करने के बाद पुट करूंगा कीवर्ड्स, आगे मेरे पास मैच टाइप सिलेक्ट है, मैच टाइप आएगी, मैच टाइप में ब्रॉड करता हूँ, फ्रेज करता हूँ, एग्जैक्ट करता हूँ, इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लूंगा ताकि इससे बताऊंगा कि किस पे ऐड रन करना है। प्रोडक्ट टारगेटिंग करता हूँ तो क्या करूंगा, प्रोडक्ट्स को लूंगा, कंपटीटर्स को, उनके एसेंस को उठाऊंगा और देन क्या करूंगा, उन्हें पेस्ट करूंगा। अब मैंने कैसे उठाने हैं कंपटीटर, ऐसे कंपटीटर जिनकी प्राइस ज़्यादा हो, रिव्यूज़ बैड हो, ठीक है, और सेल्स अच्छी हो, लेकिन रिव्यूज़ बैड हो, उसके प्राइस भी आपके प्रोडक्ट से ज़्यादा हो और आपका प्रोडक्ट उसकी निस्बत अच्छा हो, तो आप उससे सिलेक्ट कर लेंगे और अपना प्रोडक्ट वहाँ पे शो करवाएंगे, ऐड चलाएंगे। अब क्या होगा, जो भी उससे बाय करने आएगा देखेगा डिटेल में आपका प्रोडक्ट वहाँ शो हो रहा होगा, देखेगा उसकी प्राइस ज़्यादा है, आपकी कम है, उसकी में खामी है, आप में खूबी है, वही चीज़ें, तो वो आपसे डायरेक्ट प्रोडक्ट बाय कर लेगा। हमेशा उसे देखना है जो हो टॉप पे लेकिन उसका मेयार कम हो। ठीक है, दुकान ऊंची हो, मेयार कम हो। ऊंची दुकान फीका पकवान वाला मुहावरा याद रखना, दुकान ऊंची हो, पकवान फीका हो, आपने उसे हंट करना है। ये ना हो कि आप उसे हंट कर रहे हो जो आपसे ही पीछे बैठा हो, तो उसे हंट करके क्या फायदा। देन नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग, जैसे ये सारा हम कर लेंगे, एंड पे नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग होगा। अगर इन केस मैं नई कैंपेन लॉन्च कर रहा हूँ तो मुझे नेगेटिव कीवर्ड्स का नहीं पता, तो मैं इसे एम्प्टी छोड़ दूंगा, लेकिन 3 दिन बाद मुझे पता चल जाएगा नेगेटिव कीवर्ड कौन से हैं, तो मैं इसे फिल करके कर लूँगा। फिर देन मैं क्या करूँगा, लॉन्च कैंपेन कर दूंगा। सिंपल, लॉन्च कैंपेन करूँगा तो मेरा ऐड जो होगा रन हो जाएगा। ठीक है, बस ये सिंपल सा तरीका है। कल मंडे को इंशाल्लाह हम करेंगे ये सारा प्रैक्टिकली, मैं तब तक रिकवर कर लूँगा इंशाल्लाह। अभी और गुंजाइश है आप लोगों में तो ये चीज़ें करवा दूँ, नहीं है तो मंडे को करवा दूँगा। ये बस स्ट्रेटजीज हैं समझने वाली। कंपेन जो लॉन्च करनी थी वो होगी, ये बस स्ट्रेटजीज के उसमें क्या क्या चीज़ें हमने देखनी होती हैं, लगाने के क्या क्या तरीक़ेकार हैं। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट्स हैं ये। चलें, ठीक हो गया, आज के लिए इतना काफ़ी है
और ये मैं फ़ाइल आप लोगों को सेंड कर देता हूँ, ये CTC, ये आप लोग कर लीजिएगा, इसे रीड आउट कर लीजिएगा। अपने हैंड रिटन नोट्स होप्स आप लोगों ने बनाए होंगे। तो इंशाल्लाह मंडे को मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।